इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने जो दस्तावेजों का ढेर है वो मतलब वो कोई आम लेख या ओपिनियन पीस नहीं है। हम आज सीधे भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के पन्नों में गोता लगाने वाले हैं। जी बिल्कुल। और आमतौर पर जब जब आर्थिक समीक्षा का नाम आता है ना, तो दिमाग में बस जीडीपी और राजकोषीय घाटे जैसे भारी भरकम आंकड़े घूमने लगते हैं। हाँ, महंगाई और टैक्स की बातें। लेकिन लेकिन आज हमारा मिशन इस विस्तृत रिपोर्ट से एक बहुत ही खास हिस्से को डिकोड करना है। सुनने वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम विशेषकर अध्याय 10 पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, एक प्रतिरोधी, प्रतिस्पर्धी और विकास संचालित भारत का निर्माण। और ये अध्याय वाकई मतलब आज के समय का सबसे प्रासंगिक और शायद सबसे जटिल विषय है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम एक ऐसे देश को देख रहे हैं जो 7% से अधिक की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, 7% बहुत बड़ा आंकड़ा है आज के वैश्विक माहौल में। एकदम सही। और हाल ही में लगभग 2 दशकों के बाद S&P जैसी वैश्विक रेटिंग एजेंसियों से BBB क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल या अमेरिकी टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। पर मुझे लगता है कि इस अध्याय का असली जादू ये है कि ये बताता है कि इस तेज आर्थिक रफ्तार और जलवायु परिवर्तन के गहरे संकट के बीच कैसे एक व्यवहारिक संतुलन बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर इस दस्तावेज का एक विचार बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। यह समीक्षा कहती है कि विकास ही अनुकूलन का एक रूप है। अंग्रेजी में कहें तो डेवलपमेंट इज अ फॉर्म ऑफ एडेप्टेशन। विकास ही अनुकूलन है। अब तक तो हम यही सुनते आए थे ना कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन हैं। मतलब फैक्ट्रियां लगेंगी तो धुआं तो निकलेगा ही। तो फिर ये विकास ही बचाव है वाला नजरिया क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जमीनी हकीकत को देखना होगा। वैश्विक सम्मेलनों में हमेशा ये शोर रहता है कि बस किसी तरह कार्बन उत्सर्जन कम कर दो, लेकिन भारत का नजरिया यहाँ बहुत यथार्थवादी है। यथार्थवादी कैसे? मान लीजिए एक भयंकर चक्रवात आता है। एक कच्ची झोपड़ी में रहने वाला परिवार और एक पक्के मकान में रहने वाला परिवार, दोनों में से कौन उस आपदा को बेहतर तरीके से झेल पाएगा? जाहिर सी बात है, जिसके पास बेहतर बुनियादी ढांचा है, पक्के मकान वाला परिवार सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि गरीबी उन्मूलन और मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाना सिर्फ अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, ये हमारी क्लाइमेट डिफेंस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा, तो क्योंकि एक गरीब और साधन विहीन समाज कभी भी बाढ़ या अत्यधिक गर्मी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें पहले आर्थिक रूप से मजबूत करना जरूरी है। एकदम सटीक कहा आपने। जब तक समाज साधन संपन्न नहीं होगा, वो प्रकृति की मार नहीं सह सकता। और इसीलिए भारत की जलवायु रणनीति का जो पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है, वो अनुकूलन या एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन। ये केवल भविष्य में 50 साल बाद आने वाले संकट की तैयारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आज इसी वक्त जो अत्यधिक गर्मी पड़ रही है या जो बेमौसम बाढ़ आ रही है, उससे लोगों को बचाने की रणनीति है। हम हमेशा इन बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे अनुकूलन, लेकिन जमीन पर एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? जो व्यक्ति आज आज लू के थपेड़े सह रहा है, उसके लिए आर्थिक समीक्षा के ये पन्ने क्या मायने रखते हैं? इस सवाल का जवाब समीक्षा में दिए गए कुछ बेहद शानदार केस स्टडीज में छिपा है। ये बताते हैं कि नीतियां सिर्फ दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर नहीं बन रही, बल्कि जमीन की जरूरत के हिसाब से तय हो रही हैं। राज्य स्तरीय कार्य योजनाओं की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, जिन्हें स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। ये अब बॉटम अप दृष्टिकोण पर काम कर रही हैं, नीचे से ऊपर की ओर। उदाहरण के लिए राजस्थान की चुनौती को ही ले लीजिए। वहां भयंकर गर्मी पड़ती है। हाँ, राजस्थान की गर्मी तो जानलेवा होती है। तो ऐसे में जोधपुर नगर निगम ने एक कमाल का मॉडल पेश किया है, नेट जीरो कूलिंग स्टेशन। नेट जीरो कूलिंग स्टेशन मतलब क्या? वहाँ सड़कों पर बहुत सारे एयर कंडीशनर लगा दिए गए हैं? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम जानते हैं कि एसी अंदर तो ठंडक देता है, लेकिन बाहर भयंकर गर्मी फेंकता है और बिजली भी बहुत पीता है। तो फिर जोधपुर में क्या किया गया है? जोधपुर में शहर के सबसे गर्म इलाकों में ऐसे कूलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो बिना बिजली या बहुत कम बिजली के पैसिव कूलिंग तकनीक से चलते हैं। पैसिव कूलिंग ये कैसे काम करता है? इनमें पारंपरिक विंड टावर,
खसखस के पर्दे और मिस्टिंग पंखों का इस्तेमाल किया गया है जो सौर ऊर्जा से चलते हैं। तो जो दिहाड़ी मजदूर या ठेले वाले चिलचिलाती धूप में काम करते हैं, उन्हें वहां पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा और आराम करने के लिए एक ठंडी जगह मिल रही है, वो भी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। ये तो वाकई एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक समाधान है। और मुझे लगता है कि हर राज्य की अपनी अलग भौगोलिक चुनौती है। जोधपुर में अगर गर्मी जानलेवा है, तो पहाड़ों में भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है। ठीक कहा। और इसीलिए दस्तावेज में उत्तराखंड का एक और बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। रुद्रप्रयाग के सेनागार सारी गांव में मंदाकिनी की आवाज नाम का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। सामुदायिक रेडियो? हाँ, लेकिन ये कोई साधारण रेडियो नहीं है। ये भारत मौसम विज्ञान विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो क्या ये रेडियो स्टेशन सिर्फ दिन भर मौसम का हाल बताता रहता है, आपातकालीन घोषणाएं पहुंचाता है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों में कभी-कभी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। बिल्कुल। वहाँ ये छोटा सा रेडियो स्टेशन तकनीक और स्थानीय जुड़ाव का इस्तेमाल करके भूस्खलन जैसी स्थिति में सचमुच लोगों की जान बचा रहा है। ये दिखाता है कि समस्या जहां है, समाधान भी वहीं के लोगों को साथ लेकर निकालना होगा। लेकिन ये तो हो गया अनुकूलन, मतलब जो हो रहा है उससे खुद को बचाना। जी। पर अंततः हमें उस मुख्य कारण को भी तो रोकना होगा जो ये सब कर रहा है। हमें कार्बन उत्सर्जन घटाना होगा, जिसे इस रिपोर्ट में उपशमन या मिटिगेशन कहा गया है। सही बात है। और जब एमिशन घटाने की बात आती है, तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में तो कम से कम सोलर पैनल और पवन चक्कियों का आता है। क्या पूरे देश में बस सोलर पैनल बिछा देना ही इसका अंतिम समाधान है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सिर्फ सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से बात बन जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या है, जिसे अंग्रेजी में इंटरमिटेंसी कहते हैं, यानी अनिरंतरता। अनिरंतरता मतलब जब धूप नहीं होगी तो? बिल्कुल, जब धूप नहीं होगी या जब हवा नहीं चलेगी, तब क्या होगा? रात के समय फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? ग्रिड को स्थिर कैसे रखा जाएगा? हाँ, क्योंकि बिजली की मांग तो 24 घंटे रहती है। ग्रिड को तो लगातार पावर चाहिए। अगर सप्लाई रुकी तो पूरे शहर की बत्ती गुल हो सकती है। यही चुनौती है, और यहीं पर बात आती है एनर्जी स्टोरेज यानी ऊर्जा भंडारण की। हमें विशालकाय बैटरियों की जरूरत है। आर्थिक समीक्षा के आंकड़े बताते हैं कि भारत को 2029-30 तक लगभग 336 गीगावाट आवर और 2031-32 तक 411 गीगावाट आवर बैटरी स्टोरेज क्षमता चाहिए। 411 गीगावाट आवर, ये तो एक खगोलीय आंकड़ा है। इतने बड़े पैमाने पर बैटरियां लगाना कोई आसान काम तो नहीं होगा। आसान भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है। वही मैं सोच रही थी। इस तरह की नई और महंगी तकनीक के लिए बैंक भी आसानी से लोन नहीं देते होंगे, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत है। इतने पैसे आएंगे कहां से? इस अड़चन को दूर करने के लिए सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को अब आधिकारिक तौर पर बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया गया है। बुनियादी ढांचे का दर्जा? इसका जमीनी असर क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का ठप्पा लगने से क्या बदल जाएगा? बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसे ही किसी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा मिलता है, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए वहां पैसा लगाना सुरक्षित हो जाता है। अच्छा, तो नियम आसान हो जाते हैं? हाँ, अब इन बैटरी परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि के और सस्ते लोन बहुत आसानी से मिल सकेंगे। ये एक ऐसा नीतिगत बदलाव है जो अचानक से निवेश के दरवाजे खोल देता है। चलिए, मान लिया कि पैसे आ गए, लेकिन ये बैटरियां बनेंगी कैसे? लिथियम, कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण धातुएं तो हमारे यहाँ बहुतायत में नहीं पाई जाती। हम तो कच्चे तेल की तरह इनके लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे। ये एक बहुत ही जायज चिंता है, और अध्याय 10 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का जिक्र इसी चुनौती से निपटने के लिए किया गया है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अगर हम बैटरी और ग्रीन तकनीक के लिए जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित नहीं करते हैं, तो ग्रीन प्रीमियम का बोझ हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ देगा। ये ग्रीन प्रीमियम क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। ग्रीन प्रीमियम का सीधा सा मतलब है किसी काम को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से करने की वो अतिरिक्त लागत जो सामान्य तरीके से करने पर नहीं लगती। मतलब साफ ऊर्जा के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल। अगर स्वच्छ ऊर्जा महंगी होगी तो उद्योग उसे क्यों अपनाएंगे? इसीलिए ये मिशन घरेलू स्तर पर खनन को बढ़ावा देने और मित्र देशों के साथ मिलकर खनिजों की विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने पर काम कर रहा है, ताकि ये बदलाव हमारी पहुंच में हो, अफोर्डेबल हो।
अब उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा की तरफ मोड़ने की बात चली है, तो मैंने इस दस्तावेज में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ा, जिसे ऊर्जा और कृषि समेत 10 बड़े क्षेत्रों के लिए लागू किया जा रहा है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पर यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। क्या ये सिस्टम अमीर और बड़े उद्योगों को प्रदूषण फैलाने का लाइसेंस नहीं दे देता? मतलब अगर किसी कंपनी के पास पैसा है तो वो क्रेडिट खरीद ले और जितना मर्जी धुआं उड़ाए? ये एक बहुत ही आम सवाल है, लेकिन ये सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। इसे कैप एंड ट्रेड व्यवस्था कहते हैं। सरकार हर उद्योग के लिए उत्सर्जन की एक अधिकतम सीमा यानी कैप तय कर देती है और ये सीमा हर साल धीरे धीरे कम होती जाती है। अच्छा, तो मतलब लिमिट लगातार घटाई जाती है। हाँ। अब अगर कोई उद्योग नई तकनीक लगाकर अपने लक्ष्य से भी ज्यादा प्रदूषण कम कर लेता है तो उसे इनाम के तौर पर कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। और फिर वो उन क्रेडिट्स का क्या करता है? वो इन क्रेडिट्स को उन कंपनियों को बेच सकता है जो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई हैं। ये डंडे के जोर पर नियम थोपने के बजाय बाजार के जरिए आर्थिक प्रोत्साहन देने का तरीका है। जो पर्यावरण बचाएगा वो पैसा भी कमाएगा। ये तो बात हो गई कि नीतियां क्या हैं और उद्योग कैसे काम करेंगे, लेकिन इन सब के केंद्र में एक बहुत बड़ा हाथी बैठा है, पैसा, क्लाइमेट फाइनेंस। बिल्कुल, असली खेल तो फाइनेंस का ही है। इतने विशाल बदलाव के लिए खरबों डॉलर चाहिए। दुनिया भर में इतनी बातें होती हैं, जलवायु सम्मेलनों में बड़े बड़े वादे होते हैं, तो क्या विकसित देश वो पैसा दे रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था? अगर वैश्विक वित्तीय ढांचे को देखें तो ये बहुत ही निराश करने वाला है। दुनिया में पूंजी की कोई कमी नहीं है। समस्या यह है कि वो पैसा विकासशील देशों तक आ नहीं रहा है। ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है रिस्क परसेप्शन या जोखिम की धारणा और खराब क्रेडिट रेटिंग। अगर कोई यूरोपीय देश ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए लोन लेता है तो उसे बहुत कम ब्याज देना पड़ता है, लेकिन जब भारत या कोई अफ्रीकी देश वही लोन मांगता है तो ब्याज दर इतनी अधिक होती है कि प्रोजेक्ट ही घाटे का सौदा बन जाता है। तो मतलब विकसित देश ये तो चाहते हैं कि हम अपना उत्सर्जन कम करें, लेकिन जो सस्ती पूंजी चाहिए वो देने को तैयार नहीं है। एकदम सही। ये तो वही बात हो गई कि आप किसी को रेस दौड़ने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन उसके पैरों में बेड़ियां बांध रखी हैं। तो फिर जब बाहर से सस्ता पैसा नहीं आ रहा तो भारत कर क्या रहा है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। भारत में यहाँ रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का रास्ता चुना है। बाहरी पैसा महंगा है, इसलिए हम अपने घरेलू संसाधनों पर गहराई से काम कर रहे हैं। घरेलू संसाधनों से कैसे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना। एक आम इंसान के लिए इस बॉन्ड का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि सरकार जनता और वित्तीय संस्थाओं से कर्ज ले रही है और एक लिखित गारंटी दे रही है कि इस कर्ज का एक एक पैसा सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं जैसे सोलर पार्क या इलेक्ट्रिक बसों में ही लगाया जाएगा। ये तो बहुत ही पारदर्शी तरीका है। हाँ, इसके अलावा रिजर्व बैंक ने भी ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क पेश किया है। इरेडा, नाबार्ड और सिडबी जैसी हमारी अपनी संस्थाएं लगातार जलवायु परियोजनाओं के लिए फंड दे रही हैं। भारत किसी बाहरी मदद के भरोसे नहीं बैठा है। ये आत्मनिर्भरता अच्छी है, लेकिन भारत में एक पुरानी कहावत है कि फाइलें सरकारी दफ्तरों में ही दम तोड़ देती हैं। पर्यावरण मंजूरी के नाम पर जो लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज सालों से चला आ रहा था, उसका क्या वहाँ कोई सुधार है? इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। अब कमांड एंड कंट्रोल यानी डंडे के जोर पर नियम मनवाने की जगह सरकार विश्वास आधारित और तकनीक संचालित प्रशासन की ओर बढ़ गई है। तकनीक संचालित प्रशासन, इसका कोई ठोस उदाहरण है? बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा सबूत है परिवेश 3.0। ये परिवेश 3.0 कैसे काम करता है? ये एक एआई सक्षम सिंगल विंडो पोर्टल है। पहले एक ही प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए आपको जंगल विभाग, वन्य जीव विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलग अलग चक्कर काटने पड़ते थे। हाँ, और इसमें सालों लग जाते थे। अब इस डिजिटल पोर्टल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फाइलों की ट्रैकिंग होती है, जिससे काम पारदर्शी और बहुत तेज हो गया है। और मैंने सुना है कि उद्योगों को जो लाल, नारंगी, हरे और सफेद रंगों में बांटा जाता था, उसमें भी कुछ दिलचस्प बदलाव हुए हैं। हाँ, इस वर्गीकरण को अब ज्यादा तार्किक बनाया गया है। इसमें एक नई नीली यानी ब्लू श्रेणी जोड़ी गई है। ब्लू श्रेणी किन उद्योगों के लिए है? मान लीजिए आप कचरे से कंप्रेस बायोगैस बनाने का प्लांट लगाते हैं, तो आपको इस नीली श्रेणी में रखा जाएगा, जहां मंजूरी के नियम बहुत आसान हैं। यह तो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने का बेहतरीन तरीका है। और इतना ही नहीं,
जो उद्योग अपने बाय प्रोडक्ट्स यानी उप उत्पादों को बनाने में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सबसे सुरक्षित सफेद श्रेणी में डाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर संदेश यह है कि अगर आप कचरे से कुछ उपयोगी बना रहे हैं या पर्यावरण के अनुकूल काम कर रहे हैं, तो आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से वीआईपी छूट मिलेगी। बिल्कुल, पर्यावरण की रक्षा का मतलब व्यापार को रोकना नहीं, बल्कि व्यापार के तरीके को बेहतर बनाना है। अभी तक हमने सरकारों, नीतियों, उद्योगों और अरबों डॉलर की बात की, लेकिन एक आम इंसान सोचता है कि जलवायु परिवर्तन इतनी बड़ी समस्या है, इसमें मेरे घर का एक पंखा बंद करने से क्या ही बदल जाएगा। आर्थिक समीक्षा में मिशन लाइफ का जो जिक्र है, वो इसी सोच को चुनौती देता है ना? जी हाँ, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये बताता है कि जनता की छोटी छोटी भागीदारी कैसे चमत्कार कर सकती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है उजाला योजना। वो योजना जिसमें करोड़ों एलईडी बल्ब बांटे रहे थे। हाँ, देखने में ये एक बहुत ही मामूली सा कदम लगता है कि एक घर में पीला वाला बल्ब हटाकर सफेद एलईडी लगा दिया। लेकिन जब आप इसे करोड़ों घरों के पैमाने पर देखते हैं, तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, इससे जो बिजली बचती है वो लाखों टन कार्बन उत्सर्जन को रोकती है। मिशन लाइफ का मूल सिद्धांत यही है कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। तो अब जब हम इन सारे दस्तावेजों और आंकड़ों के सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अध्याय 10 हमें भारत के भविष्य के बारे में क्या बताता है? इस अध्याय का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि भारत की जलवायु नीति विकासवादी यथार्थवाद या डेवलपमेंटल रियलिज्म पर टिकी है। विकासवादी यथार्थवाद मतलब हम अपनी जमीनी हकीकत को नहीं भूल रहे हैं? बिल्कुल, हम किसी पश्चिमी देश की नकल नहीं कर रहे हैं, न ही किसी बाहरी दबाव में फैसले ले रहे हैं। हमारी प्राथमिकता अपने करोड़ों नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालना और उन्हें एक बेहतर जीवन स्तर देना है। और इसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और साथ ही हम नवीकरणीय ऊर्जा में भी भारी निवेश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अपनी ऊर्जा सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता की कीमत पर नहीं। ये एक बहुत ही संतुलित और परिपक्व रास्ता है। और ये बात विकासशील दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि आप बिना अपनी आर्थिक तरक्की को रोके भी पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। एकदम सही। जाते जाते हम सबके लिए सोचने वाली एक बात सामने आती है, जो सच में दिमाग के तार झकझोर देती है। हमने एक तरफ परिवेश 3.0 की बात की, जो दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चल रहा है, जी। और दूसरी तरफ हमने जोधपुर के उस कूलिंग स्टेशन की बात की, जो खसखस के पर्दों और हवा के पुराने प्राकृतिक विज्ञान से लोगों को भीषण गर्मी से बचा रहा है। अगर वो पारंपरिक पैसिव कूलिंग तकनीक आज के करोड़ों रुपए के सोलर एसी जितनी ही असरदार है, तो क्या हमें क्लाइमेट टेक्नोलॉजी की अपनी परिभाषा को फिर से नहीं सोचना चाहिए? ये बहुत ही गहरा सवाल है। हम हमेशा ये क्यों मान लेते हैं कि भविष्य का समाधान किसी लैब में बनी नई मशीन ही होगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार हमारी पुरानी पीढ़ियों का वो भूला बिसरा पारंपरिक ज्ञान हो, जिससे अगर आज की एआई और आधुनिक समझ के साथ मिला दिया जाए तो वो दुनिया को बचा सके? मेरा मानना है कि शायद असली इनोवेशन अतीत की समझदारी और भविष्य के तकनीक के उसी संगम में छिपा है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं। आर्थिक समीक्षा के पन्नों से निकलकर हमारे जीवन से जुड़ी इस दिलचस्प और गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों को जिंदा रखिए और अपने आसपास हो रहे बदलावों को एक नए नजरिए से देखते रहिए। फिर एक नए विषय की गहराई में उतरेंगे। धन्यवाद।